मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? तो कल हम लोग कर रहे हैं एंजियोस्कोपी। तो फैबेसी का कैप्रियोनिसी कर लिए थे ना, कैप्रियोनिसी कर लिए थे जिसमें मैंने आपको जितना भी है सारा लगवा दिया। ये भी आपके मुझे याद ही नहीं रहा। चलो मैं इस बार याद लिख के भी बताती हूँ। जितना भी हो सके अगर ये भी आपका जीवन में होता है ज्यादा बचेगा। I don't have a problem. एक दिन की बात है, एक दिन लगा या तो आखिरी दिन कहते हो एक दिन भी लग रहा है, एक दिन का नेक्स्ट फैमिली जो आज हमें करनी है वो एपीएससी। एपीएससी which is also called Umbelliferae, इसको कैरेट फैमिली, सिलेरी या पार्सले फैमिली भी कहा जाता है। आपको सिर्फ कैरेट याद रखना है। दिस इज आल्सो कॉल्ड कैरेट फैमिली, इसके अंदर कैरेट आता है। अच्छा, इसको अम्बलिफेरी क्यों कहते हैं? आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको जब अम्बल इन्फ्लोरेसेंस बताया था, कैसा था याद है? अम्ब्रेला लाइक, मैंने कहा था एक ही पॉइंट से निकलते हैं और सब एक ही सिमेट्री में होते हैं, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से इसको अम्बलिफेरी भी बोला जाता है। सिस्टमैटिक पोजीशन, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, सबडिवीजन, डाइकोटिलिटी, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैल्सिफ्लोरी, ऑर्डर अम्बुलेंस। ठीक है, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे जाए तो प्लांट इसका कैसा है? मोस्टली हर्ब्स, इस प्लांट में मोस्टली हर्ब्स इंक्लूडेड है। लीव्स सिंपल कंपाउंड, नॉन स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूल नहीं होंगे, टीट्यूल्स वाला, शीथिंग लीफ बेस। शीथिंग लीफ बेस का क्या मतलब है? शीथिंग लीफ बेस का मतलब क्या है? देखो पीटियोल स्वलन होता है तो इसका मतलब पीटियोल तो होगा नहीं। ये जैसे पीटियोल है मान लो, दिस इज द पीटियोल, और फिर इसके ऊपर ये लीफ, तो लीफ बेस क्या होता है? जहां से लीफ पीटियोल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, लीफ बेस किसे कहते हैं? नीचे का। लीफ में अगर देखा जाए तो लीफ में क्या क्या चीजें होती हैं? ये होता है लीफ बेस, ये होती है लीफ मार्जिन, ये होता है लीफ एपेक्स। ठीक है, इस तरह से होते हैं इसमें। तो जो इसका नीचे का लीफ बेस होता है, शीथिंग का मतलब क्या होता है? शीथिंग का मतलब होता है चिपका हुआ, या इस तरह से मतलब आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, चिपका हुआ उसको कहते हैं, लगा हुआ जैसे। ठीक है, तो लीफ बेस कैसा है इसका? शीथिंग है, शीथिंग लीफ बेस। इन्फ्लोरेसेंस तो हमें पता है अम्ब्रेला टाइप का है। फ्लावर क्या है इसका? एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब कैसा है? गाइनोशियम कैसी होगी? सुपीरियर की इंफीरियर? इंफीरियर। ठीक है, गाइनोशियम कैसा होगा? इंफीरियर होगा, ओवरी इंफीरियर होगी। एंड्रोशियम 5 स्टेमन्स डायटिकस, गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, एक्साइल प्रेजेंटेशन, स्टाइलोपोडियम एंड स्टाइलोडियम प्रेजेंट। स्टाइलोपोडियम और स्टाइलोडियम ये क्या है? ये बेसिकली सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टाइल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि स्टाइल कैसे है, वो आपका आगे आएगा तो हम बात करते हैं उसके बारे में। और फ्रूट कैसा है इसका? क्रीमोकार्प। इफ यू गाइस रिमेंबर द क्रीमोकार्प, हमने शाइकोकार्पिक फ्रूट में पढ़ा था इसको, याद है? मैंने कहा था मेडिकार्पस का जो फलाक्षण को जिसे कहते हैं इस तरह से। ठीक है, याद है आपको? शाइकोकार्पिक फ्रूट में हमने पढ़ा था।
जिसमें जो फ्रूट है वो इमली की तरह, जैसे इमली होती है उस तरह से, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट और हैबिटेट। एपीएससी फैमिली कैसी है? कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यूनिवर्सल, हर जगह पाई जाने वाली। ज्यादातर इस फैमिली के प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ टेम्परेट एरियाज में, ठीक है, नॉर्थ टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं। इंडिया में इसकी 53 ऑर्डर्स, 210 स्पीशीज हैं। फिर से मैं वही बात बोलूंगी, अगर याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम, ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है। और वही जैसे नॉर्थ टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं, तो इंडिया में भी इसके टेम्परेट और एल्पाइन हिमालयन रीजन में इसके प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी कुछ फैमिली प्लांट्स हैं, अगर आप याद करो तो कोरिएंड्रम सटाइवम, फ्यूनिकुलम वल्गैर, ये सब क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम धनिया, फ्यूनिकुलम वल्गैर सौंफ, सौंफ को कहते हैं सौंफ, हाँ, फ्यूनिकुलम वल्गैर सौंफ। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। श्रबी में रहने देना, हर्ब्स याद रखना, इसका मोस्टली हर्ब्स है, क्योंकि क्लाइंबर में एक ही क्लाइंबर है, इसको आप याद रखेंगे। स्यूडोकैरम स्टेम, सॉफ्ट एंड टेंडर एंड क्लाइंब बाय सेंसिटिव पीटियोल। इसकी जो अपनी खुद की पीटियोल है उसके थ्रू ये क्लाइंब करता है, क्लाइंबर, स्यूडोकैरम स्टेम। रूट, टैप रूट ऑफ डॉकस कैरोटा, कैरेट के बारे में सबने पढ़ा है भाई। गाजर क्या है? एक रूट ही है, यानी गाजर किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो टैप रूट ऑफ डॉकस कैरोटा becomes swollen and conical by accumulation of food. स्टेम, एरियल और राइजोम, सबको पता है एरियल यानी ऊपर भी होता है और राइजोम नीचे भी होता है, क्योंकि कैरेट में नीचे थोड़ा सा स्टेम रहता है, ठीक है। फेर्यूला ऐसा फोइटिडा, ही, फेर्यूला ऐसा फोइटिडा क्या है? ही। इसका स्टेम देखें अगर इनके, तो ब्रांच, सिलेंड्रिकल, इरेक्ट, क्लाइंबर, रनर सब होते हैं। स्टेम पहले हम पढ़ के आ रहे हैं, प्लांट कैसा है? हर्बेशियस है, तो स्टेम इज हर्बेशियस। Stem shows cytophenous tubules with ethereal oil which gives peculiar smell to the plant. What is mean by that? Cytophenous tubules देखो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका साइटोफिनस, ठीक है, और एक होता है लाइसोजिनस। ये बेसिकली क्या है? साइटोफिनस और लाइसोजिनस ये दोनों कैविटी फॉर्मेशन की पार्ट होते हैं। What mean of that? कि साइटोफिनस का मतलब क्या है? कि जो कैविटी बनेगी भाई, जैसे मान लो एक पूरा सेल है, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे, तो टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। अब इस टिश्यू के अंदर अगर कोई कैविटी बन रही है तो दो तरीके से बन सकती है, या तो साइटोफिनसली या फिर लाइसोजिनसली। तो साइटोफिनसली और लाइसोजिनसली का मतलब क्या है? अगर बाय द मर्जिंग ऑफ द सेल, यानी कि ये सारी सेल्स एक दूसरे में क्या होती चली जाए? मर्ज होती चली जाए, तो अगर यहाँ पे कैविटी बन जाती है, दैट मींस इट इज कॉल्ड साइटोजिनस, ठीक है। सेल्स के क्या है? आपस में मर्ज होने की वजह से अगर हम जगह इंटरसेप्टर स्पेस टूट जाता है, एक कैविटी बन जाती है, तो हम उसे कहते हैं साइटोजिनस कैविटी। और अगर सेल के लाइसिस होने से, यानी कि सेल के लाइस्ड होने से सेल अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए और सेल के डिसइंटीग्रेट होने के बाद अगर कोई कैविटी बनती है, तो उसे हम कहते हैं लाइसोजिनस कैविटी, ठीक है। तो दो टाइप की कैविटी है, एक है आपकी साइटोजिनस कैविटी और एक है आपकी लाइसोजिनस कैविटी, क्लियर। तो इसमें जो स्टेम का बन रहे हैं वो क्या है? साइटोजिनस। आप लोगों को शायद अभी याद ना हो क्योंकि सेकंड ईयर में एग्जाम दिए नहीं है, पर टेरिडोफाइट में बहुत अच्छे से था। टेरिडोफाइट में जो हमने टेरिडोफाइट की बुक आपकी जो है उसमें मोस्ट ऑफ द जो जितने भी टेरिडोफाइट्स है, जैसे कि आपका इक्विसिटम है और बहुत सारे टेरिडोफाइट्स है जिनकी स्टेम में इस तरह की कैविटियां बनती है। वेलिक्यूलर कैनाल, वेलिक्यूलर कैनाल, कैलिक्यूलर कैनाल, कई सारी बनती है। कोई बात नहीं, वो हमें याद करना भी नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि याद करनी है और ये बनती है, ठीक है। तो इसकी भी स्टेम में इस तरह की कैविटी बनती है और इस तरह की जो कैविटी बनती है इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है? ऑयल डिपोजिशन रहता है। कैरेट का या मैं बोल रही हूँ आईपीएससी फैमिली में जो रहता है, जैसे सौंफ है, सौंफ में महक होती है भाई, नीम में महक होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये हींग है, हींग में कितनी तेज महक होती है?
थोड़ा सा दबाओ तो उसमें पानी से निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज है, बिकॉज इनकी जो स्टेम, इनकी जो लीव्स की पेटियोल वगैरह ये सब होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, होलो होते हैं, और इन सब के अंदर ऑयल या बाकी वाटरी फ्लूइड का क्या रहता है, डिपोजिशन रहता है, जो इनको एक स्पेसिफिक स्मेल देता है, ठीक है। लीफ, कॉलन एंड रेमन एक्स स्टिपुलेट, यानी कि स्टिप्यूल नहीं है। लीफ सिंपल इन हाइड्रोकोटाइल सेंट्रल एसियाटिका, petioles are long, रहने देना ये। Compound leaves are pinnate, Senicula show palmate leaf। Coriandrum से करो, इस सब को छोड़ दो, Coriandrum से करो। Coriandrum leaves are decompound, Coriandrum leaves are decompound। The petiole base show presence of broad leaf sheath। Venation is unigostate reticulate venation, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये पैरेलल है एराइंजियम में, एस्टिपुला में नहीं याद रखना है आपको, केवल ये याद रखना है वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट वेनेशन है। लीव्स आर ऑयल बियरिंग एंड एरोमेटिक, ये आप याद रखेंगे, लीव्स कैसी है, ऑयल बियरिंग है और एरोमेटिक होती है। देन इसके बाद है आपका इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, सिंपल और कंपाउंड अम्बेल। अम्बेल के बेस पर लीफ का, ब्रैक्ट का, जैसे देखो इधर एक पॉइंट से ये तो बच्चों अम्बेल होता है, ठीक है। और अगर यही अम्बेल दोबारा से बाइफर्केट हो जाए, ब्रांच हो जाए, तो वो हो जाता है कंपाउंड अम्बेल, ठीक है। अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल में क्या अंतर होता है, अम्बेल क्या होता है, सिंपल इस तरीके का, और अगर वो दोबारा बाइफर्केट हो जाए, दोबारा से ब्रांचेस निकल आए तो कहलाता है कंपाउंड अम्बेल। अब ये जो बात कर रहा है इन्वॉल्यूकर, इन्वॉल्यूकर क्या होता है, बेसिकली ये जो बेस है, इस बेस पर ब्रैक्ट्स का कुछ समूह पाया जाता है। बेसिकली फ्लावर्स ही है, ठीक है, फ्लावर्स है, आपको ये क्या लगा हुआ है, ये फ्लावर्स ही तो है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था व्हाट द ब्रैक्ट, ब्रैक्ट क्या होती है, ब्रैक्ट और पेटियोल, मैंने आपको बताया था ब्रैक्ट्स हम किसको कहते हैं, ब्रैक्ट्स आर दो लीव्स फ्रॉम देयर एक्सिट फ्लावर्स आर अराइज, ठीक है। ब्रैक्ट्स वो लीव्स होती है जहां से फ्लावर निकलता है, व्हाट द ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल आर दोस लीव्स व्हिच प्रेजेंट ऑन द इस पर पेडेंकल, फ्लावर का जो स्टेम होता है जिससे फ्लावर जुड़ा होता है व्हिच इज कॉल्ड पेडेंकल। तो पेडेंकल में अगर कोई लीफ प्रेजेंट रहती है दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल, और ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो लीव्स जिनसे फ्लावर निकलता है, ठीक है। तो ये फ्लावर्स है, अब बहुत सारे फ्लावर्स निकले होंगे तो सबका एक ग्रुप यहां पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ द ब्रैक्ट्स है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों इन्वॉल्यूकर, ठीक है। ये जो ब्रैक्ट्स का समूह है इसको बोला जाता है इन्वॉल्यूकर। तो आपको जो ये दिया हुआ है इन्वॉल्यूकर, वो ये है, ठीक है। ये चीज कहां है आपके, एट द बेस ऑफ द स्टेम में। अगर यही चीज कहां मिल जाए, यहां पेडेंकल में मिल जाए, यानी कि अगर ब्रैक्ट का समूह है दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूकर, और अगर ब्रैक्टियोल्स का समूह है तो दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूशन, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, अगर ब्रैक्ट्स का समूह है दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूकर, और ब्रैक्टियोल्स का समूह है दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूशन। डॉकस कैरोटा, कैरेट में दोनों प्रेजेंट रहते हैं, इन्वॉल्यूकर और इन्वॉल्यूशन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कोरिएंड्रम में इन्वॉल्यूकर एब्सेंट है, इन्वॉल्यूशन होगा, ये मार्क करना है आपको, बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद फ्लावर में, फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट, पेडिसिल प्रेजेंट है, ब्रैक्टेट है और ई ब्रैक्टेट भी हो सकता है। अब ब्रैक्टेट याद रखेंगे क्योंकि हम बेसिकली जो टिपिकल एग्जांपल हम जो लेके चल रहे हैं यहाँ पर हमारे कौन से हैं, कैरेट है, एक तो हम जो एग्जांपल लेके यहाँ पढ़ रहे हैं कैरेट और कोरिएंड्रम सिलाइमम, इनको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पेडिसिलेट, ब्रैक्टेट, कंप्लीट बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेडिसिलेट, ब्रैक्टेट, कंप्लीट बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन कोरिएंड्रम में पेरिफेरल फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, कोरिएंड्रम में पेरिफेरल फ्लावर जो पेरिफेरल लगे होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। पेंटामेरस, एपिगाइनस,
साइक्लिंग। ठीक है, देन इसके बाद कैलिक्स। कैलिक्स 5 सेपल, 5 सेपल होते हैं, विच इज फ्री, 5 सेपल फ्री, वेलवेट और इम्ब्रिकेट। कोरिएंड्रम में एंटीरियर सेपल बड़ा होता है जबकि पोस्टीरियर सेपल छोटा होता है। इन कोरिएंड्रम anterior sepal is big and posterior sepal is small. आप लोग घर जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो कोई फैमिलीज? अगर नहीं पढ़ते हो तो डेली की डेली पढ़ा करो, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि फैमिलीज अगर डेली की डेली नहीं पढ़ोगे और सोचो कि एक साथ सारी पढ़ लोगे, मतलब एक साथ मैं पढ़ा सकती हूँ, एक साथ आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप डेली की डेली एक फैमिली पढ़ो, जिससे क्या आपको याद रहे। जैसे आज एक फैमिली पढ़ी, मान लो आज अगर हम एक फैमिली पढ़ रहे हैं, कल हम दूसरी फैमिली पढ़ रहे हैं, तो आज जो पढ़ी उसे आज याद करो, कल अगर मैं पढ़ाऊंगी तो कल वाली के साथ आज वाली भी रिवाइज करो। इस तरह से फैमिलीज को पढ़ना, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानती हूँ, डेफिनेटली एक फैमिली तो आपकी आएगी, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आए, सोचो कि कोई ऑप्शन आए और करके आए तो हम छोड़ देना चाहे, तो एक फैमिली तो आपको करनी करनी, अगर और करके भी आया तो 2 फैमिली के बीच में और करके आएगा। ठीक है, तो एक तो आपको करनी है, तो बेटर है कि आप उसको थोड़ा अच्छे से याद करें। कोरोला 5 पेटल्स फ्री, वेलवेट और इम्ब्रिकेट, वही पुराना वाला। कोरिएंड्रम की तरह, सेपल्स की तरह कोरोला भी कोरिएंड्रम में पेरिफेरल फ्लावर्स, पोस्टीरियर पेटल्स आर स्मॉल। बस इतना ही याद रखना, पोस्टीरियर पेटल इज स्मॉल, दैट इज बस। जैसे इसमें पोस्टीरियर सेपल स्मॉल था, ऐसे ही इसमें पोस्टीरियर पेटल स्मॉल है कोरिएंड्रम में। बाकी क्या है, एंटीरियर पेटल टू इक्वल लार्ज लॉब्स ये रहते हैं। इसके बाद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स फ्री, डायथिकस, बेसिफिक्स्ड, एक्सोर्टेड, इंट्रोस, बस ये याद रखना। इसके बाद गाइनोशियम। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, एक्साइल प्रेजेंटेशन, इंटीरियर ऑफ दी एथर, इसको नाम करना एथेरिक ऑफ ओपनिंग ग्लैंडुलर एपिगाइनस इज प्रेजेंट, which is called style. From this two free style develop. The basic part of the style is called styloid. Stigma is capillary. देखो ये क्या चीज है? This is ovary. ठीक है, तो ओवरी का जो टिप है यहाँ पर, बेसिकली इट इज कॉल्ड, आप चाहे इसको तो ऐसे बना लो, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक डिस्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें से 2 स्टाइल निकलते हैं, यानी कि ये बाइफर्केट है। ठीक है, इसकी ओवरी में कितने स्टाइल है, 2 स्टाइल है, और स्टिग्मा क्या है, कैपिटेट, कैपिटेट होता है इस तरह का स्टिग्मा। ठीक है, इसका जो स्टिग्मा होता है वो कैसा है, कैपिटेट होता है। तो 2 स्टाइल निकलते हैं इससे, 2 स्टाइल। अब आपको क्वेश्चन ये होगा मैडम 2 स्टाइल पॉलिनेशन भी दोनों पे होगा, है ना, पॉलिनेशन दोनों पे हो सकता है, लेकिन ओवरी के पास कितने से पॉलिनेशन हो जाए, पॉलन नहीं। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, टीजे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड स्टाइलोपोडियम। ठीक है, और इनको बोला जाता है स्टाइलोडियम। Base of the style is called styloium and the disc-like structure is called stylopodium. आप देख सकते हैं नीचे आपको जो फ्रूट्स की डायग्राम्स दिए हुए हैं, called styloium, स्टिग्मा कैसा है इसका, कैपिटेट। इसके बाद फ्रूट में, फ्रूट हमने पढ़ चुके हैं, टिपिकल फ्रूट ऑफ द फैमिली स्टाइलोकार्पिक, व्हिच इज कॉल्ड पीनोकार्प, ये मैं बता चुकी हूं।
ये सब तो छोड़ दो, खैर ये याद रखो बस एक चीज, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको भी शुरू में पढ़ाया था साइटोकार्बन क्रीमोकार, तो मैंने आपको बताया था धनिया सबने देखा है घर में, जो सूखा धनिया आता है, नॉट तो पिसा हुआ, जो पूरा साबुत जो धनिया आता है, तो मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा इस तरह से होता ही नहीं होता। ये हो चाहे आप सौंफ ले लो, आपके घर में सौंफ होगी, उसमें भी हल्का सा ऐसा गीला सा निकला रहता है कि नहीं रहता, आप देखना इस तरह से, और धनिया की तरह इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, पर उसमें भी हल्की सी नोक निकली रहती है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है कार्बोफोर। सबको ये याद रखना है, ये जो आप डंडी सी देख रहे हैं इसको बोला जाता है कार्बोफोर। ठीक है, और ये जो दोनों सेक्शन है इनको बोला जाता है मेरिकार्प। ये जो आप दोनों सेक्शन देख रहे हैं इनको बोला जाता है मेरिकार्प। ठीक है, पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली। ठीक है, अब इसके आप देख सकते हैं फ्लोरल डायग्राम, सॉरी फ्लोरल फॉर्मूला, दो टाइप के दिए हुए हैं, दो टाइप के क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि आप इसमें देखो किसमें अंतर आया, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज में अंतर आया, और वो अंतर क्या है आपका एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। कोरिएंड्रम का दिया हुआ है, तो आपको मैंने सैंपल और पैटर्न्स में बताया था कि कोरिएंड्रम है, इसके अंदर फ्लावर जो होता है पेरिफेरल फ्लावर कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, जबकि सेंट्रल फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यही एक अंतर है फ्लोरल फॉर्मूला में, और कोई अंतर नहीं। ठीक है, दिख रहा है ना भाई? चलिए, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं इसके। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप जानते हैं सौंफ, धनिया, हींग, ये सब मेडिसिन में, स्पाइसेस में, सब में काम आते हैं भाई, वेजिटेबल्स में काम आते हैं। क्या सेपल्स फ्यूज है, हाँ तो ठीक है, बस वही है सेपल्स। और इसमें दिया नहीं है इंटीरियर सेपल इसमें स्मॉल, रहने देना, छोड़ दो इसको, फ्यूज रहने दो, छोड़ दो, फालतू कितने याद रखना, फ्री रखो, फ्री रखो, क्योंकि आप चाहो तो डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम में भी इसने फ्री दिखाया है, फ्लोरल डायग्राम फ्यूज नहीं है, ठीक है ना, तब इसको फ्री छोड़ो, इसको फ्री रहने देना। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आ जाओ, एक तो ये याद रख लेना एंजेलिका आर्टिकेलिका, एंजेलिका आर्टिकेलिका, और एक ये ठीक है अराइज रख लेना सिगोनी। इराइबल में तो सब जानते हैं, एपियम है, डॉकस कैरोटा, सबसे इंपॉर्टेंट डॉकस कैरोटा कैरेट, ये याद रखना बहुत है। स्पाइसेस में सबको पता है जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ये तो चारों याद रखते हैं, ये सीधा सीधा नाम से पूछे जा सकते हैं, व्हाट द बॉटनिकल नेम ऑफ द धनिया, व्हाट द बॉटनिकल नेम ऑफ अजवाइन, वन वर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने फैमिली में जितने भी पढ़े हैं वो भी आपके डायरेक्ट वन वर्ड में आ सकते हैं, और ये भी डायरेक्ट आपके वन वर्ड में आ सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट द अंडरलाइन, ठीक है, whenever you wrote the botanical name आपको उसको अंडरलाइन करना है, जीनस नेम अलग से और स्पीशीज नेम अलग से, क्लियर? चलिए, देन इसके बाद है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट में एक तो फेरुला एसाफोइडिडा, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक एंजेलिका ही कर लो क्योंकि वो आपने पहले याद किया है। ऑर्नामेंटल प्लांट में तो इट्स इजी फॉर यू कि आप उसे दोबारा मेडिसिनल प्लांट में भी याद रखें, ठीक है, बस
चलिए अब आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली रह गई है, तो मैं एक्चुअली भूल आई हूँ, तो ये देखकर आपकी जिम्मेदारी मुझे भूल करती है, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता घर पे, तो चाहे मुझे एक मैसेज ही छोड़ देना प्लीज, तो मुझे याद आ जाएगा ना, मैं निकाल दूंगी। ठीक है, अब आपकी सेकंड यूनिट में है शायद इसके बाद, है ना? कुछ कहना चाह रहा था, कह दे, शक्ल से दिख रहा है, कह दे। कौन सी सेकंड यूनिट? मेरे हिसाब से तो आज ही कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप ऐसा बबल्स में अंडरलाइन में भी लिखो, आप वाले में इसका अंडरलाइन कर if all you guys are agree with it, then और हटा दे इसको, कौन आ रहा है यहाँ पर? अगर आप सारे इस बात से एग्री हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, तो फिर मैं लगा दूंगी। बस वही करने वाली हूँ, और कुछ भी नहीं कहूँगी। तेरी में तो लगा हुआ है, मैं कुछ ऐसे की बुक लेके लो, तेरी में तो सारी पोत रखी है, ये तो अजय की बुक है। हाँ तेरी तो देख मैंने पूरी लगाई हुई है, तो स्टार भी सब लग रहे हैं, तो अगर नाम भी लगवाए ना, देख सब लगा हुआ है, देख सारी तो पोती नहीं, तेरी में तो निशान लगाने की जगह तो वो, ये देख इसमें निशान लगाने की जगह तो वो, मैच वो भी नहीं होंगे। बढ़िया इस रिपीट कर दे, ये देखो मेरे हाथ में सारे बने हुए डायग्राम। तो तेरी तो नहीं इसकी ले जा रही हूँ, मैं इसकी भी लगा रहा हूँ, ठीक है? फिर आज कहाँ से शुरू करते हैं बताओ? तेरे सारी फैमिली छोड़ दे। फैमिलीज में देखो तुम्हारी एक तो रूबिएसी है, इसमें एपोसाइलेसी, एस्केलेसी, कॉन्वोलेसी, रेमिएसी, चिनोपोइडेसी, यूफोर्बिएसी और नीजेसी। अगर इसमें आप मार्क करना चाहो तो एक तो आपकी एस्केलेसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्केलेसी में बेसिकली जो कंपाउंड कॉलम जो कोलिनिया बात करेगी इंपॉर्टेंट है, वो करेक्टर अगर आपका फैमिली आती है तो आपकी बात है, अगर फैमिली नहीं आती तो दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, वो आपको कन्वर्ट में भी पूछ सकता है कोलिनिया का, ठीक है ना? कोलिनिया है, लैमिएसी फैमिली, दूसरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, यूफोर्बिएसी इंपॉर्टेंट है और लीगिएसी इंपॉर्टेंट है। ये चार फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इन चारों को लेके चलो, मुझे उम्मीद है कि इस बार इन चारों में से कोई एक आएगी, और अगर फर्स्ट ईयर में पहली जो फैमिलीज आपको दे रखी है इनमें से अगर कोई आती है तो एक मे बी लेटेसी और एक मे बी एटेसी, इन दोनों में से आएगी। कुकुरबिटेसी की मुझे उम्मीद तो नहीं है, फिर कुकुरबिटेसी आएगी, पर ठीक है वो आपको इस बार अलग से दिया तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि इसने अलग से डाला है ना डाला, बाकी फेपेसी और एटेसी में से एक आएगी, ठीक है? चलो फिर यूनिट थर्ड कर लें आज शुरू। यूनिट थर्ड में आपको क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टेपिकम, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यही है ना? चलो ठीक है, यूनिट थर्ड तुम लोग बिल्कुल उस चीज की टेंशन मत लीजिए, मुझे देखो मेरा ना कॉलेज आना पॉसिबल नहीं है, पर मैं ये चीज आपको फिर बोल रही हूँ कि आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते इफ आई एम अवेलेबल हियर तो आप लोग एक बार कॉल करके कि मैम हमसे बात चाहते हैं, हमारे लिए डाउट्स हैं सारे एक एक करके, तो नहीं देखा है पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक चीज तुझे बताऊं तो एक चीज से कोई चीज बताऊं, सारे एक साथ, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का टाइम लेके वो ऐसा लो आ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन हाँ ये है कि मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, क्योंकि इस बार हमारी जो क्लासेस है उसकी वजह से थोड़ी मेहनत तुम्हें करनी है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये अच्छा है, पहला वाला चैप्टर नहीं है, बहुत बहुत देता है याद करना।
कंफ्यूजन ही नहीं है। सीधा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसे पढ़ेगी सुनिए। एक काम करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट से मैं रीड करना शुरू करती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ देखो, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी भी होगा 272, ठीक है? तो हम रीड करते हैं इसको, ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ते चलो। इन अ फ्लावर स्टेम इज कंसीडर्ड एज अ मेन प्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर का बना होता है। फिलामेंट इज लॉन्ग और शॉर्ट इन डिफरेंट स्पीशीज, अलग-अलग स्पीशीज में अलग-अलग होता है इसका नेचर। इट इज अटैच्ड प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस, पेटल और स्टैपल ऑफ द फ्लावर। होता है, हमने जो कंडीशन पढ़ी थी कोहेशन वाली, याद है? तो आधा चंद्रमा, याद है ना? आधा चंद्रमा हमने पढ़ा था, जिसमें ये गाइनोशियम से भी अटैच हो सकता है, ये पेटल से भी अटैच हो सकता है और ये कैटल से भी अटैच हो सकता है। तो क्या चीज होती है? पेटल, ठीक है? तो किसी से भी अटैच हो सकता है। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेम। एंथर लोब्स होते हैं इसमें। आप डायग्राम देख सकते हैं, जो डायग्राम आपको दिया हुआ है इट इज डायथीकस। डायग्राम आपको दिया हुआ है क्या है? डायथीकस, ठीक है? Anther lobes are separated from each other in the anterior region by a groove, but on the posterior side they are connected to each other by pericampus sterile tissue called as connective. मैंने आपको बताया था आइडिया, कनेक्टिव मैंने बनाया था कि जब एक पार्ट होता है ऊपर की तरफ क्या रहते हैं? ऊपर की तरफ आपके एंथर रहते हैं और नीचे की तरफ फिलामेंट होता है और दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है? कनेक्टिव। ये जो है इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एंथर, ये फिलामेंट और ये कनेक्टिव, ठीक है? ये मोनोथीकस स्टेमन में नहीं होगा। कनेक्टिव इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोथीकस स्टेमन। ऑब्वियस बात है भाई, जिसमें केवल एक ही होगा उसमें क्या जुड़ा हुआ होगा? एक ही स्टेम, एक ही लोब होगा उसके अंदर। तो दिस स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन मोनोथीकस स्टेमन। A bilobed tetragonal oblong fertile part of stamen contain two pollen sac or microsporangia. Thus a diathecous saccule is a tetrasporangiate. देख लो, tetrasporangiate है भाई, 4 pollen sac है। आप डायग्राम में देखिए, ये क्या है? देखो इस तरह से, इस तरह से है। तो ये क्या है? एक लोब है। इसको क्या बोलते हैं? एक लोब। मतलब ये पूरा एक लोब है। एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो टोटल कितने हुए? 4 हुए। तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिया। डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिया, ठीक है? एंथर डायथीकस इज टेट्रास्पोरेंजिया व्हिच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड फाइनली द मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर इज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है? मोनोथीकस स्टेमन इज बाइस्पोरेंजिएट। ऑब्वियस बात है, उसके अंदर एक लोब होगा, 2 ही स्पोरेंजिया होंगे। मोनोथीकस स्टेमन बाइस्पोरेंजिएट होता है। चलिए, इसके बाद डायरेक्ट पर आइए आप लोग, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके बाद अ टिपिकल एंथर इज कंपोज्ड ऑफ 4 elongated microsporangia. However, at maturity, the septa between them break and 2 sporangia of each side become confluent with each other. In a cross section, a young anther appears as homogeneous mass of meristematic cells covered by epidermis. Soon it becomes slightly four-lobed. The development of microsporangia is of eusporangiate type. ये मैं आपको बताऊंगी. Hence, few hypodermal cells become meristematic. In each lobe, these meristematic cells get differentiated from other by their size, radial elongation, large nuclei, and dense cytoplasm. These constitute the archaeosporium. The extent of archaeosporial tissue in various species varies both lengthwise and breadthwise. For example, in cross section, the following section variation is observed. देखो बेसिकली क्या चीज कह रहा है? जो 2 शब्द हमारे इसमें आए हैं वो क्या है? एक तो होता है यूस्पोरेंजिया, वैसे तो ये पार्ट हमारा सेकंड ईयर में था, मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा। यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट इज अ एडवांस्ड टाइप ऑफ डेवलपमेंट।
ठीक है। यूज स्पोरेंजिएट होता है when the group of the cell take part in development। जब बहुत सारी सेल्स एक साथ डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ द सेल, तो when group of the cell take part in development, ठीक है। और लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है? सिंगल सेल टेक्स पार्ट इन डेवलपमेंट। जब एक सिंगल सेल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एक सिंगल सेल ही एपिडर्मिस बन जाएगा, उसी सिंगल सेल से आपका हाइपोडर्मिस भी बन जाएगा, ठीक है। वही सिंगल सेल एपिडर्मिस, मतलब सारी जितनी भी लेयर्स हैं जितना भी पार्ट है उसका वाली सिंगल सेल डिवीजन। और जब ग्रुप ऑफ द सेल्स है तो बहुत सारी सेल्स है, तो एक सेल ऊपर की वो क्या बना लेगी? एपिडर्मिस, नीचे की क्या बना लेगी? हाइपोडर्मिस, ठीक है। इसीलिए देखो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, the development of microsporangia is of eusporangia type, hence few hypodermal cell become meristematic। यानी कि एपिडर्मिस तो बनती है, एपिडर्मिस के नीचे कुछ हाइपोडर्मल सेल भी क्या हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। कम टू द डायग्राम, आप डायग्राम में देखिए, ये देखो डेवलपमेंट, सबसे पहला वाला देखना होमोजेनस मास। होमोजेनस मास का मतलब क्या है? बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है और वो सब क्या है? एक ही तरह की, ठीक है। होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब इसके बाद आप थर्ड डायग्राम देखिए, थर्ड डायग्राम में आप देखिए ऊपर की एपिडर्मिस को छोड़कर नीचे की जो हाइपोडर्मल सेल है वो मेरिस्टेमेटिक हुई है, जिन्होंने 4 अलग-अलग सेल बनाई। कैसे? जैसे ये सेल्स है तो ऊपर की एपिडर्मल सेल को छोड़कर नीचे की जो हाइपोडर्मल सेल है ये मेरिस्टेमेटिक हुई है, और इनके मेरिस्टेमेटिक होने की वजह से क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 मोनोलाइट स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। these cells called the archosporal cell, and they become differentiate from the rest of the hypodermal cell। बाकी की जो हाइपोडर्मल सेल है वो हाइपोडर्मल सेल है, क्योंकि देखो ये पूरा पार्ट क्या है? हाइपोडर्मस का पार्ट है, यानी कि इधर मौजूद जितनी भी सेल है ये सब ये कैसी है? हाइपोडर्मल सेल्स है। तो इन हाइपोडर्मल सेल्स में से कुछ सेल्स कैसे हो जाती है? बाकी की हाइपोडर्मल सेल से अलग हो जाती है, और अलग कैसे हो जाती है? क्योंकि ये जो सेल्स है इनका इन सेल से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है, इनका न्यूक्लियस अलग हो जाता है, इनका साइज अलग हो जाता है, तो इसको कहने का मतलब ये है कि बाकी की सेल से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, ठीक है। तो देखो मेरिस्टेमेटिक सेल, देखो in each of these मेरिस्टेमेटिक cell can differentiate from other by their large size, radial elongation, large nuclei, dense cytoplasm, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इन सेल्स को आर्किस्पोरियल सेल्स बोला जाता है। और ये आर्किस्पोरियल टिश्यू जो है फिर बाद में आप डिवीजन करेंगे। आप देखिए लास्ट डायग्राम देखिए, लास्ट डायग्राम में ये आर्किस्पोरियल सेल्स है, आप चाहो तो मार्क कर सकते हो। थर्ड डायग्राम में ये जो आपको अलग सेल दिख रही है इनको मार्क कर दो आर्किस्पोरियल सेल। थर्ड डायग्राम में जो आपकी सेल आपको अलग दिख रही है ये है आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। अब आप लास्ट डायग्राम देखिए, आर्किस्पोरियल सेल क्या करती है? डिवीजन कर रही है, और डिवीजन करके इन्होंने सारी लेयर्स बना दी है, टैपेटम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, स्पोरोजीनस सेल, ठीक है ना। सारी सेल्स इन्होंने फॉर्म कर ली। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। The archosporal cell divide by periclinal wall to form an outer parietal layer and inner sporogenous layer। I am sure you guys know that about the periclinal division and anticlinal division. What is the periclinal division? When the division takes place in the cell, or the number of the cell doesn't increase, only the number of layer increases. That is the division called periclinal division. And what is the anticlinal division? When the division occurs and the number of cell increases. अगर number of cell बढ़ जाती है तो anticlinal, और number of layer increase हो जाती है तो periclinal division, ठीक है। तो ये आपकी आर्किस्पोरियल सेल है। आप देखिए तो इन आर्किस्पोरियल सेल्स में क्या होगा? इन आर्किस्पोरियल सेल्स में डिवीजन हो रहा है पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, दैट मींस लेयर्स बनेंगी, ठीक है। तो लेयर्स बनेंगी तो एक लेयर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आर्किस्पोरियल सेल है, ठीक है। इस आर्किस्पोरियल सेल में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो इस तरह से बनेगी भी 2 लेयर, एक अंदर की लेयर और एक बाहर की लेयर। तो जो बाहर की लेयर है इट इज कॉल्ड पेराइटल लेयर, It is called parietal layer। आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन
बाहर की तरफ जो बनेगी पेराइटल लेयर और अंदर की तरफ जो बनेगी वो इनर स्पोरोजीनस लेयर। आपको नाम से समझ में आ रहा है स्पोरोजीनस लेयर मतलब वो लेयर जो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर, ठीक है। एंड आउटर पेराइटल लेयर वो है जो मतलब एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, कैपिटल लेयर की जितनी भी जो लेयर्स एंथर में प्रेजेंट होती है उन सबका फॉर्मेशन कौन करेगी? पेराइटल लेयर। ठीक है, देखिए अब आगे द सेल ऑफ पेराइटल लेयर डिवाइड बाय पेरिक्लाइनल एंड रेटिकुलर फॉर्म टू फॉर्म कंसेंट्रिक 3 to 5 लेयर। मैंने बताया ना जो एंथर की वॉल की जो 3 से 4 लेयर कौन सी होती है? एक होती है आपकी एपिडर्मिस, एक होती है फिर उसके बाद मिडिल लेयर भी दो तीन प्रकार की होती है एंड देन उसके बाद होती है आपकी फाइनली कैपिटल, ठीक है। तो इट फॉर्म 3 to 5 लेयर कंपोजिंग द वॉल ऑफ एंथर। उसके बाद ये तो बात होगी पेराइटल लेयर की। अब स्पोरोजीनस लेयर की बात करें तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल आइदर फंक्शन डायरेक्टली एज स्पोर मदर सेल और अंडरगो डिवीजन। या तो ये जो स्पोरोजीनस लेयर है स्पोरोजीनस सेल है या तो डायरेक्ट स्पोर मदर सेल बनाने के लिए डिवीजन करेंगी। कहने की बात यह है कि अल्टीमेटली ये बनाएंगे स्पोर मदर सेल, चाहे डायरेक्ट खुद बनाए और चाहे डिवीजन करके बनाए, बनेगा अल्टीमेटली स्पोर मदर सेल। और वो स्पोर मदर सेल में क्या बनाएंगी? स्पोर बनाएंगी, ठीक है। तो फॉर्म स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, have directly form the sporogenous tissue। sporogenous tissue के बाद क्या बनाएंगे? आपके स्पोर्स। अब इसके बाद है आपकी वॉल लेयर्स जिन्हें हम कल कंप्लीट करेंगे। कल इनको चलो मैं इसको खींचते हैं जल्दी, कल चैप्टर है ना। बुक में ले